हेलो मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे मैथ की वास्तविक संख्याएं, जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं। तो इसमें हमें मालूम करना कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। देखो, वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हमें संख्याओं के बारे में जान लेना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय में संख्याओं का सब कुछ है। ठीक है, तो देखिए संख्याएं होती क्या है। जो संख्या होती है आपकी, संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। एक आपकी होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। एक होती है आपकी काल्पनिक संख्या, एक होती है आपकी काल्पनिक संख्या। ठीक है, एक आपकी होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या। ये आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप कक्षा 11 या 12 में जाएंगे, तब ये पढ़ने को मिलेगा। तो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है परमेय संख्या, परमेय संख्या। एक आपका होता है अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक है, तो हम 0.23 या 23.330 डॉट डॉट, ये होती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। 0, 1, 2, √4, √3, 5/3, 4/6 पाई 0.2323.300। इस प्रकार की ये होती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं ये होती तो हैं, लेकिन आपने बताया कि सर आपने तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं बताई है, ये किस प्रकार की होती है ये भी बताएंगे। पहले देखते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे √-4, -√3, -8, ये बेटा आपकी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, जो कि आपको क्लास 12 या 11 में पढ़ने को मिलेंगी। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं। अध्याय फर्स्ट में जो क्लास 10 के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम बोर्ड की, तो उसमें देखेंगे हम 0, 1, 2, √4, √3, 5/3, 4/6 वगैरह ये जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। एनी अदर नंबर वो सारी होती है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में से परमेय संख्या क्या होती है? देखिए बेटा, परमेय संख्या आपकी आ जाएगी 5/3, 4/6। ठीक है, 1, 2, 4, 5, √4, ये भी आपकी क्या है? परमेय संख्या है। अब बेटा देखेंगे परमेय संख्या कहते किसे हैं, ये भी बताएंगे। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, ये भी बताएंगे। जैसे आपका पाई है, पाई जो है वो क्या है? अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पाई है वो क्या है? क्वेश्चन दिया जाता है पाई एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, या पाई कौन सी संख्या है? ठीक है, तो पाई एक अपरमेय संख्या है, जिससे हम अनरैशनल नंबर कहते हैं, इसे रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, वह संख्या वह संख्या
अपरिमेय संख्या रैशनल नंबर कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे आपकी हो गई 5/3, 5/3, 4/5, 6, 7, 8। अब रूट के अंदर जो आती है √4, √8, √16, √81, ये आपकी भी परिमेय संख्या है। वो कैसे है? वो ऐसे है, देखिए, जैसे √8 है, इसका वर्ग कितना होगा? इसका जो वर्गमूल होगा वो 2√2 होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है √8 नहीं होगी, √8 परिमेय संख्या नहीं होगी, यहां पर होगा √9 परिमेय संख्या है। √4 कितने का वर्ग है? जो √4 है किस प्रकार से है? ये 2 का वर्ग है। √9 जो है वो 3 का वर्ग है। √16 जो है वो 4 का वर्ग है। √81 जो है वो 9 का वर्ग है। जिस संख्या के अंदर, जिस रूट संख्या के अंदर वर्ग बनता हो वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या, मतलब रैशनल नंबर कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या जो है बेटा पाई हो गई आपकी, और हो गया √3 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √11 हो गया, √15 हो गया, √17 हो गया, डॉट डॉट। इस प्रकार से जो संख्याएं आती हैं वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो जो संख्या जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जाए, ना लिखी जाए, वह संख्या अनरैशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे यहां पर मैंने बताया √3, √7, √8, √11, √15, जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जाए वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। देखिए, पढ़ने से पहले हमें संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या की, मतलब रैशनल नंबर। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5/3, 4/6, 1, 2, 4, 5, 6, √4, √9, √16, √81। ठीक है, जिसका वर्ग बनता हो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। देखो, √4 जो है 2 का वर्ग है, √9 जो है 3 का वर्ग है, √16 जो है वो 4 का वर्ग है, √81 है वो 9 का वर्ग है। ठीक है, अब देखते हैं जो परिमेय संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, परिमेय संख्या की बात करेंगे हम, परिमेय संख्या की बात करेंगे परिमेय संख्या की बात करेंगे तो ये बेटा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। एक होती है पूर्णांक, इसमें जो आती है एक होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये जो है पूर्ण संख्या की बात करेंगे। यदि हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो अगर हम यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनिट तक। ठीक है, ये बेटा हो गई हमारी क्या? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। पूर्णांक जो आता है, नंबर जो आता है, तो अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक क्या होगा? 0,
कोमा 1, कोमा 2, कोमा 3, कोमा 4, कोमा 5, कोमा 6 डॉट डॉट इनफाइनेट। अगर यहां पर इधर इधर चले तो -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गए आपके धन पूर्णांक। ठीक है, अगर जीरो के इधर चलेंगे ये हो गए हमारे ऋण पूर्णांक। ये जो संख्याएं हैं वो कौन से हैं? धन पूर्णांक है। कौन से हैं? धन पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और ये जो है हमारे वो क्या है? ऋण पूर्णांक है। कौन से है बेटा? ऋण पूर्णांक है, मतलब ऋणात्मक है। ठीक है, परिमेय संख्या में जो आता है वो पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। ठीक है, पूर्णांक कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्णांक है क्या। पूर्णांक जो है वो पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनिट तक, और इधर जो है -1, -2, -3, -4, -5 ये क्या है? पूर्णांक है। ये कौन सा हो जाएगा? धन पूर्णांक हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? आपका ऋण पूर्णांक हो जाएगा। अब बात आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं बेटा क्या होती है? पूर्ण संख्याएं, यहां पर मैंने बात की थी प्राकृतिक संख्या की। किसकी? प्राकृतिक संख्या की बात की थी। यदि प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगा दे हम, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनिट तक, ये बेटा जब हम जीरो लगा देते हैं किसी संख्या के आगे तो वो हो जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो होती है जैसे सम संख्या होती है, वो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। हम बात करेंगे सभी की, नंबर वाइज नंबर बात करेंगे। और पांचवी होती है आपकी सहअभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसको कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती है बेटा? इवन नंबर वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? दो से विभाज्य हो। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बेटा 2 हो गया आपका, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 डॉट डॉट। ठीक है, ये देखो 2 से विभाज्य है। 2 से 4 का भाग दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8 है। ठीक है, सम संख्याएं वे संख्या जो 2 से विभाज्य हो वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं, मतलब इवन नंबर कहलाती हैं। ठीक है, अब विषम संख्याएं मतलब ओड नंबर की बात करें, जो 2 से विभाज्य ना हो, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो और स्वयं से विभाज्य हो, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 2 जो है स्वयं से विभाज्य होगा, 3 जो है स्वयं से विभाज्य होगा, 5 जो है स्वयं से विभाज्य होगा, 7 जो है स्वयं से विभाज्य होगा, डॉट डॉट। ठीक है, इस प्रकार से आती रहेंगे। 11 है, 15 है, ठीक है, 17 है, 19 है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाज्य हो वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं, मतलब ओड नंबर है, ओड नंबर कहलाती हैं। अब आज प्राइम नंबर की बात की जाए, अगर हम विभाज्य होती हैं, ठीक है, एक से भी विभाज्य होती है और स्वयं से भी विभाज्य होती हैं। जैसे अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 होता है वह संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें 8 या 25, यदि हम इसका गुणनखंड करेंगे
8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसका जो 8 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। यदि हम 25 का करें तो 5 इंटू 5। अब सहअभाज्य गुणन, सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके संख्याएं कॉमन में हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन, है ना। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन, कॉमन होता है, ठीक है। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कॉमन हो। अब देखिए बेटा, यहां पर तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, यहां पर कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो इसका अगर हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो यहाँ तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हम इसको एक लिख सकते हैं, इसको एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा? एक आएगा। हर संख्या को हम एक लिख सकते हैं, जैसे 2 बराबर 2 इंटू 1, 5 5 इंटू 1, 6 6, जैसे 7 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। हर संख्या को उसका गुणनखंड एक लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है जो किसमें हो, मतलब जोड़े में हो संख्या, वो क्या हो? 8,25 या 4,3, 5,7, 10,12, ये सब क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सहअभाज्य संख्या। वह संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो ये इसका देखो गुणनखंड एक आया है, 8 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 1, 5 5 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। तो 25 को हम 5 इंटू 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 25 इंटू 1। तो ये हो गई बेटा हमारी सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। देखो इसी प्रकार से एक एक्सरसाइज फर्स्ट डे है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमसे ये कह रहा है कि ये जो दिए गए क्वेश्चन है तो इसमें हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है ना। मैंने बताया था अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो दो से विभाजित ना हो, जो दो से विभाजित ना हो, स्वयं से विभाजित हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। देखो जैसे यहाँ पर कह रहा है 140, तो 140 का ऐसे करेंगे, मतलब विषम संख्या ही आनी चाहिए, सम नहीं आनी चाहिए। दो से हम काटेंगे तो दो जो संख्या है वो स्वयं से विभाजित है, तो ये जाएगी 2 सत्ते 14 0। अब यहां से हमें काटना है किससे? 2 से, फिर काट दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काट दो, 7 एकम 7। इस प्रकार से हमारा जो गुणनखंड बना है वो अभाज्य गुणनखंड बना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 इंटू 5 इंटू 7, ये बेटा आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसी प्रकार से 156 है, 156 को हम देखेंगे तो इसको काटो 2 से, 2 सत्ते 14, एक बचा यहाँ पर 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ 18, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 नेम 18, ठीक है। फिर ये कितने से कटेगा? 13 से कटेगा, ठीक है। 13 से काट दो, 13 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर 13 से काट दो, 13 एकम 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो ये आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये इसका बना है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब ये देखते हैं 38 25, मतलब 3825, ये कैसे करेंगे? ये इसी प्रकार से हमें काटना है 3825, पहले 2 से काट दो, 2 से कटेगा, 5 है लास्ट में तो मुश्किल है कटे 2 से, है ना। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ हुआ 12, 3 चौको कितना बचा? 6 22 हुआ यहाँ पर, 3 सत्ते 21 और 3 पे 15, फिर 3 से काट दो,
तीन चौको 12, तीन दूनी 6, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ 15, तो इस पे 15, फिर 3 से काट दो, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 12 हुआ, 3 चौ 3 से नहीं कटेगा। अब किससे काटना है हमें, या 5 से काटो, या उससे छोटी जो संख्या है 4, 4 क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, तो हमें काटना है कितने से, 5 से, है ना, मतलब जिसम रखना है। तो 5 8 40, 8 बार जाएगा, और यहाँ कितना बचा 2 पचम 25, फिर 5 से काट दो। यदि संख्या के लास्ट में 5 है, या वो 3 से कटे या 5 से कटे, ठीक है। फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 2 करोगे ज्यादा हो जाएगा, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35, 17 से काट दो, 17 एकम 17। तो बेटा इसका गुणनखंड क्या आया है, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमें 5000 से काटेंगे, देखिए अब इसके लास्ट में 5 आया, कितना आया है 5 आया है, तो ये संख्या 5 ही से घटेगी, किससे घटेगी 5, ठीक है। तो 5 से काटो, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब हम काटते हैं किससे, 7 से, 7 से काट के देखो, क्योंकि 5 के बाद 6 से कटेगा नहीं, 7 है अभाज्य संख्या, 7 से काटेंगे, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ज्यादा हो जाएगा, कितना बचेगा 7 एकम 7, यहाँ पर कितना बचा 3, यहाँ हुआ 30, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ कितना आया 2 बचा 21 हुआ, 7 तिया 21, ठीक है। अब हम काटते हैं किससे, 7 के बाद 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, ठीक है, 10 से कटेगा नहीं, कितने से काटो 11 से, 11 से हम काटेंगे, 11 एकम 11, कितना बचा 3, अब 3 यहाँ बचा, यहाँ हुआ 33, मतलब 33 हो गया, 11 तिया 33, अभी किससे कट जाएगा 13 से, 13 से काट देंगे, 13 एकम 13, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यदि किसी संख्या में लास्ट में 5 है, तो वो संख्या 5 ही से कटेगी, तो पहले 5 से काटा, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा गया था अभाज्य गुणनखंड बताइए, ठीक है। 5 के बाद 6 से कटेगा नहीं, तो किससे काटा 7 से, ठीक है। 7 के बाद 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, या 11 से कटेगा, अभाज्य है, 13 अभाज्य है, ठीक है। तो इसका बेटा गुणनखंड आया क्या, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है, ये आया। अब आगे देखते हैं, ये है 7429, 7429, इसको काटते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 119। अब हम काटते हैं, यहाँ पर 7 आया, तो इसको काटेंगे, यानी कि ऐसी टेबल से काटेंगे जिसके लास्ट में 7 आए, ठीक है। तो हम ये देखो 17 से कट गया, अब 18 से कटेगा नहीं, ठीक है। अब किससे कटेगा 19 से, कि 19 क्या है अभाज्य संख्या है, तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 29 या 57 ज्यादा होना हो जाएगा, तो 19 दूनी 38, 38 ओके 43, 38 में 2 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, 5 बचा, तो 19 दिया 57, ठीक है, 5 बचा, 19 दूनी 38, 38 में 5 जोड़ोगे 43 हो जाएगा, 43, अब यहाँ पर कितना आएगा 5, 5 आएगा, यहाँ होगा 57, तो 19 दिया 57, ठीक है। अब देखो 23 जो टेबल है वो 23 ही कटेगी, 23 एकम 23, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए या अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो अभाज्य संख्या मैंने पढ़ाई थी क्या होती है, जो स्वयं से विभाजित होती है वही अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो ये देखो 2 है जो स्वयं से विभाजित होगी, ये भी तो स्वयं से, 5 भी और 7 भी स्वयं से विभाजित, किसी टेबल से विभाजित नहीं होते। यहाँ तक
जो क्वेश्चन 5 थे, यहाँ से देखिए कोई भी संख्या दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, स्वयं से विभाजित हो रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं आवाज गुणनखंड। ठीक है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम, माध्यम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और इंटू एलसीएम है। मतलब इसका और इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, और एचसीएफ जब एलसीएम ज्ञात करना है, इन संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्याएं बराबर हैं कि नहीं है, ये हमें जांच करनी है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा 26 और 91। तो ये क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 मतलब 2 इंटू 13 और 13 सत्ते 91 मतलब 7 इंटू 13। ठीक है, अब यहाँ पर जो एचसीएफ बेटा आएगा वो उभयनिष्ठ संख्या होती है, मतलब दोनों संख्याओं में जो कॉमन मिलता है वही संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। और एलसीएम में सभी संख्याएं लिखी जाती हैं। ठीक है, तो आपका एचसीएफ जो है, एचसीएफ वो बेटा 13 है। कितना है, देखो यहाँ पर जो कॉमन मिल रही है दोनों में संख्याएं कितनी है, 13 है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो होता है बेटा वो पूरा लिखा जाता है जैसे 2 इंटू 7। अब 13 दो बार है, इसको हम एक बार लिखेंगे क्योंकि ये उभयनिष्ठ संख्या है ना। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है ना। तो इसमें इसमें इसका पेयर बन रहा है या जोड़ा बने, तो ये 13 एचसीएफ आ गया, एलसीएम में सभी संख्याएं लिख लें। अब इसका हम कराएंगे मल्टीप्लाई। जब हम इसका गुणा कराएंगे तो ये कितना आएगा बेटा, 7 दूनी 14, 13 इंटू 14 का जब हम गुणा कराएंगे 7 दूनी 14, तो ये कितना आएगा, ये आएगा बेटा आपका 182 मतलब 14 तिया 42, 14 तिया 42 की 2 और 14 एकम 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 182 आएगा। ठीक है, अब ये 182 आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया 13। ठीक है, तो हमें इसमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम इंटू एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी थी, 26 और 91। तो दो संख्याओं को हम मान लेते हैं ए और बी। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा, इसको हम ए मान लेते हैं, ए बराबर 26 और बी बराबर 91। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बेटा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो हमारी जो संख्याएं हैं वो कौन सी है, 26 और 91 है, 26 और 91 है। अब हम 26 और 91 का बेटा गुणा कराएंगे, ये आएगा 2366, 2366 आएगा, 2366। ए इंटू बी बेटा, जब मैंने 26 और 91 का गुणा कराया, इसमें स्पष्ट कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल मैंने ए को मान लिया 26 और बी को मान लिया 91। 26 91 का गुणा कराएंगे तो 2366 आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है बेटा, एचसीएफ जो आया हमारा 13 और एलसीएम, एचसीएफ बेटा हमारा जो है और एलसीएम
कितना है, 13 है इंटू 182, ठीक है। तो 13 दूनी 26, ये भी आएगा है ना, 182, 13 और 182 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2366 आएगा, ठीक है। इसका और इसका गुणा कराएंगे, ये क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा दोनों साइड बराबर है, ये हमारे सही नहीं। LHS बराबर RHS, है ना, दोनों साइड बराबर आ गई। मतलब इसका HCF और LCM इन दोनों संख्याओं को संतुष्ट करता है, ठीक है। ये जांच में क्लियर हो गया, ठीक है, नोट कर लो। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और LCM निकालना है बेटा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 510 और 92। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51 होता है, 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। मतलब जिस संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो उसका गुणनखंड 2 और 5 होगा, क्योंकि 5 दूनी 10 बन रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर 51 था तो 17 तिया 51 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम 92, 92 का गुणनखंड करेंगे बेटा, तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 इंटू 23, कितना आएगा, 2 इंटू 23, 23 चौको 92 होता है, तो 2 दूनी 4 और इंटू 23, 23 चौको 92 हो गया। अब बात आती है बेटा इसकी HCF की। मैंने HCF में क्या बताया, जो संख्या कॉमन मिले उसी को हम HCF बनाते हैं, ठीक है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है कॉमन क्या आ रहा है, पेयर 2 का बन रहा है, और तो कोई पेयर बन नहीं रहा है इसका, ठीक है। तो इसका जो बेटा HCF है वो कितना हो गया, 2 हो गया, HCF हो गया, HCF हो जाएगा 2। LCM क्या होगा, LCM बेटा होगा, LCM में आएगा, ये पेयर बन गया तो इसको एक बार लिखेंगे, और इसको ये वाला 2 लिखेंगे, इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। अब देखिए बेटा इसका गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, ये हो गया बेटा 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया 60 इंटू 17 इंटू 23। अब 17 छिक्का कितना होता है, 102 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 6 एकम 6 और 4 10, 102 हो गया, 17 छिक्का 102 और 1 0, ये बढ़ाएंगे, 23 का गुणा कराएंगे तो इसका बेटा कितना आएगा, आएगा इसका कितना गुणा कराएंगे, 23 का, 23 का 0, ये 0 आ गया। अब 23 का 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, 23 दूनी 46, 46 का 6, ठीक है। अब इसमें कराएंगे, यहाँ पर 46 का 46 ही आ जाएगा, और 23 एकम 23, ठीक है, 23 एकम 23, 23 का 0 में कराएंगे 0, और 23 दूनी 46 का 46 और 23 एकम 23। मतलब इसका जो LCM आया है वो कितना आया है, 23,460 आया है, ठीक है बेटा। अब हमें दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल देखते हैं। तो
संख्याओं का गुणनफल बराबर ए इंटू बी। ठीक है, इसको हमें क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है ना, मतलब जांच करनी है। यहां पर लिख दे रहे हैं सिद्ध करना है ना, इसको प्रूव करना होता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारी जो संख्या है 510, 510 इंटू 92, इसका बेटा जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारा 46,920, 46,920 आएगा। कितना आएगा, 46,920। जब 510 और 92 का गुणा कराएंगे तो 46,920 आएगा। ठीक है, अब बेटा हम करते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम का। एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो हमारा जो एचसीएफ आया था वो कितना आया था, 2, और एलसीएम आया था 23,460। 2 का गुणा कराएंगे 0, ये 0 हो गया। दो छंग 12 की 2, ठीक है, और 2 चौको 8, 1 9, और 2 तिया 6, और 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ गया 2 दूनी 4 आएगा। कितना आएगा, 4। ठीक है, अब देखो ये बराबर आ गया, दोनों साइड बराबर आ गई, इनकी संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों क्या आ रहा है, 46,920, ये भी है 46,920। मतलब जो हमारी संख्याएं हैं 510 और 92, इनका गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्याएं बराबर है, मतलब इसको क्या करता है, संतुष्ट करता है, मतलब दोनों संख्याएं बराबर है। ठीक है, यही जांच में कहा गया था, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है कि नहीं है, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल बराबर है कि नहीं है। तो देखिए बेटा दोनों का बराबर आया, 46,920 और 46,920, मतलब हमारा ये जांच ठीक है। ठीक है, नोट कर लो। क्या कह रहा है, 336 और 54 के गुणनखंड हमें करने हैं, तो क्या करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे इसको। 336, 336 और 54, इनके हमें गुणनखंड करने हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा, तो 336 का क्या होगा करके देखो। 336 का, इसको हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है 6 है, तो ये 2 से कटेगा। 2 एकम 2, यहाँ कितना हुआ 13, 2 छंग 12, यहाँ कितना हुआ 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 7 से काट दो, 7 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, और 7 से काटोगे 7 एकम 7। तो इसका बेटा क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, ठीक है, और 3 गुणा 7 आया। ठीक है, कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 7 आया था इसका। ठीक है, अब हम किसका करेंगे, 54 का करेंगे, तो ये कितना आएगा, 54 का कितना आएगा, इसका आएगा 3 त्रिका 9 सत्ते 63, 63, और 3 त्रिका 9 या 27, 27 दूनी 54। ठीक है, इसका बेटा आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, मतलब 3 त्रिका 9
या 27, दोनों क्या होता है, 54 होता है। ठीक है, अब इसका हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं बेटा कैसे आएगा। देखो ये एक ये पेयर बन रहा है और इसका एक ये पेयर बन रहा है। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है मतलब दोनों संख्याओं में कॉमन आना चाहिए, वही इसका एचसीएफ होगा। तो 2 × 3, तो इसका एचसीएफ बेटा कितना आएगा, 6 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम की बात करें तो जो एलसीएम होगा, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम बेटा आएगा, एलसीएम आएगा जो बची हुई संख्या है। देखो ये पेयर बन रहा है, इसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, फिर आएगा 2, फिर ये 2, फिर ये 2। ठीक है, 4 बार आ गया। अब पेयर 3 बन रहा है, फिर ये पेयर आ गया 3, ये 3 है, 3 × 3 × 7। ठीक है बेटा, देखो जो पेयर बन रहा है उसको एक बार लिखा मैंने, ये 3 है, इसको एक बार लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 3, इसका तो पेयर नहीं बन रहा है, ये लिख लेंगे। ठीक है, मतलब एलसीएम में जो कॉमन है संख्या उसी को लेते हैं और एलसीएम में जितनी संख्या है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, और कॉमन वाली एक बार लिखते हैं जिसका पेयर बने। अब हम इसका गुणा कराएंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ये हो गया 16, 16 48, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 इंटू 7 × 21, 21 × 63, 3 × 9 = 63। ठीक है, अब हम 48 और 63 का जब बेटा गुणा कराएंगे अड़तालीस और 63 का गुणा कराएंगे तो ये आएगा हमारा 3024। कितना आएगा, 3024। कितना आएगा बेटा, 3024। इसका गुणा करा दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 48 और 7 के 21 दिया 63, 63 और 48 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3024 आएगा। ठीक है, और एचसीएफ हमारा आ गया 6। तो इसकी हम जांच करेंगे या सिद्ध करेंगे, इसको सिद्ध करना है। हमें क्या करना है बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी। तो a कितना हो जाएगा, 336 और b हो जाएगा आपका 54। ठीक है, तो देखिए 336 इंटू 54, इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, देखो इधर करते हैं, 336 इंटू 54, 4 × 24, 4 × 12, 12 × 2 = 14, 4 × 12, 1 13, 5 कराएंगे, 5 × 30, 5 × 15, 3 18, 5 × 15, 15 1 16। तो ये आ गया 4 4, 8 3 11, 6 1 7 1 8, 18 18,144 आएगा बेटा। ठीक है, ये आएगा 18,144 आएगा। ठीक है, 18,144। अब हम देखते हैं एचसीएफ जो हमारा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना है, इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। तो एचसीएफ हमारा आया था बेटा 6, एचसीएफ हमारा आया था 6 और एलसीएम आया था हमारा 3024, 3024 आया था। तो 6 चौको 24 की 4, 6 दूनी 12, 12 2 14 की 14 ही 14 और 6 3 18। ठीक है, दोनों का बराबर आया एचसीएफ इंटू एलसीएम।
मतलब जो LHS है वो RHS के बराबर है। ठीक है, ये आंसर है आपका। ठीक, करना कुछ नहीं, आवाज गुणनखंड करनी है। और एलसीएम, एलसीएम मैंने बताया जो पेयर बने, मतलब जो दोनों भी संख्याओं में कॉमन हो उसको निकाल लेते हैं। एलसीएम में सारी संख्या लिख देते हैं, गुणा करा देते हैं। ठीक है, इसमें जांच का कह रहा था। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल भी 18,144 आया, और एचसीएफ इंटू एलसीएम भी 18,144 आया। ठीक है, नोट कर लो। इसमें आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।